हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारा जो पिछली क्लास का जो टॉपिक था परसेंटेज, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। और पिछली क्लास में हमने देखा था, कुछ क्वेश्चंस लिए थे और हर क्वेश्चन को हमने 3 डिफरेंट मेथड से करने की कोशिश की थी। तो आज उसी पैटर्न को कंटिन्यू रखेंगे और जो हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे उनको डिफरेंट मेथड से करने की कोशिश करेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे कि हमारे लिए बेस्ट सूटेबल मेथड कौन सा है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ और आज की क्लास का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ और यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया मैंने और आपकी स्क्रीन पे भी पहला क्वेश्चन अवेलेबल है। तो पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझते हैं और समझने के बाद में माइंड में इमेज बनाते हैं कि क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 20%, मतलब अगर किसी शक्कर की जो कीमत है वो 20% बढ़ जाती है, देन ए पर्सन इज़ एबल टू बाय 5 kg लेस, तब कोई व्यक्ति कितनी कमी करेगा अपने परचेज़ करने में। मतलब जो वो जितनी शुगर पहले परचेज़ करता था उससे 5 किलो कम परचेज़ कर पा रहा है। प्राइस 20% बढ़ गई है, शक्कर की कीमत 20% बढ़ गई है। इस कारण से कोई व्यक्ति शुगर की जो मात्रा है, शक्कर की जो मात्रा है वो 5 किलो कम खरीद पा रहा है। 2 बाय 5 kg लेस फॉर ₹600, मतलब 600 रुपये में, मतलब 600 रुपये उसके पास में टोटल है। पहले वो जितनी शुगर खरीद पाता था, पहले वो जितनी शक्कर खरीद पाता था, अब शक्कर की कीमत बढ़ने के कारण उससे 5 किलो कम वो खरीद पा रहा है। कितने रुपए में? 600 रुपये में। फाइंड ओरिजिनल एंड इंक्रीज प्राइस, मतलब हमें बताना है कि ओरिजिनल प्राइस, मतलब प्राइस जो बढ़ने से पहले शक्कर की प्राइस कितनी थी और प्राइस जो बढ़ने के बाद में शक्कर की प्राइस कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से करेंगे। पहला मेथड हमारा स्टैंडर्ड मेथड रहेगा, जो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो मैथमेटिक्स में इक्वेशन बना करके सॉल्व करते हैं, बट एग्जाम में उस मेथड को हमें यूज़ नहीं करना। वो मेथड केवल और केवल हमारे कंसेप्ट को डेवलप करने के काम में आएगा। जिन लोगों का मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है उन लोगों को उसी मेथड से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट मेथड है उस पर डायरेक्ट वो नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि वो जो प्रॉपर मेथड है उसके अंदर क्या चल रहा है वो उनके क्लियर नहीं होगा। तो पहले प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 मेथड सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं इस स्क्रीन को, ये जो हमारा बोर्ड है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। मेथड नंबर फर्स्ट में हम एक्स और वाई एज्यूम करते हैं और एक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी चीज़ परसेंटेज में दी हुई है, परसेंटेज में घटना या बढ़ना अगर किसी चीज़ में बताया हुआ है, तो इक्वेशन की फॉर्म से अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ उस क्वेश्चन को, मतलब इक्वेशन मतलब एक्स और वाई मान करके, तो उसको 100x मानिए आप, क्योंकि 100x मानने से परसेंटेज में जो बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसकी जो इक्वेशन है वो आसान हो जाती है। अगर आप x मानेंगे तो जो आपकी इक्वेशन में पॉइंट्स वाली चीज़ें आएंगी और पॉइंट्स वाली चीज़ों को सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसी मेथड को फॉलो करने वाले हैं कि मैं एज्यूम करता हूं कि जो शुगर की जो प्राइस है उसे मैं एज्यूम करता हूं 100x प्राइस, शुगर की प्राइस 100x और क्वांटिटी को मैं y मान लेता हूं, क्योंकि क्वांटिटी 100y भी मैं मान सकता था, बट यहाँ पे क्वांटिटी में परसेंटेज की बात नहीं की गई है, 5 किलो की बात की गई है। अगर परसेंटेज की बात करते तो मैं इसे 100y मान लेता, बट मैं y मान रहा हूँ, इससे मेरा काम चल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि पहले वो कितना खरीदता था और अभी कितना खरीदता है, उसमें 5 किलो का अंतर है। और पहले 600 रुपये थे उसके पास में और अभी भी 600 रुपये ही हैं उसके पास में। तो कहने का मतलब वो 600 रुपये में कितनी शक्कर खरीदेगा। ये प्राइस ऑफ शुगर मतलब 100x पर kg, 1 किलो की प्राइस 100x मैंने एज्यूम कर ली है और क्वांटिटी कितना है, y kg क्वांटिटी जो पहले खरीदता था। तो क्वेश्चन की इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, पहले वो कितनी शुगर खरीदता था, 100x इंटू वाई। पहले वो इतनी शुगर खरीदता था, शुगर की प्राइस जो थी पर केजी, और यहाँ पे इतने किलो शुगर खरीदता था, तो पहले कितना खर्चा करता था वो 100x इंटू वाई, जो कितना था पहले 600। अब क्या हो जाएगा, शुगर की प्राइस अब कितनी हो गई है 120x और y की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास में y माइनस 5 इज इक्वल टू 600। ये इक्वेशन है इस क्वेश्चन की, ये इक्वेशन है यहाँ पे इस क्वेश्चन की। इसको एक बार और समझ लेते हैं। पहले 100x क्वांटिटी जो वो खरीदता था, सॉरी मैं गलत कह गया यहाँ पे। पहले जो शुगर की प्राइस है वो ₹100x पर kg, 1 किलो शुगर की प्राइस हमने एज्यूम की है 100x थी, और पहले कितनी क्वांटिटी परचेस करता था वो y kg करता था। तो उसका खर्चा कितना होता था 100x इंटू वाई, जो कि यहाँ पे 600 रुपये दिया हुआ है।
अब शुगर की प्राइस कितनी हो गई है, 20% बढ़ गई शुगर की प्राइस। तो अब कितना हो जाएगा, मतलब शुगर की प्राइस कितनी हो जाएगी, 120x। और अब वो कितनी शुगर खरीद पा रहा है, 5 किलो, पहले से 5 किलो कम। तो ये अब शुगर हो जाएगी y-5 इजिकल टू 600। इन दोनों 600 है, तो इन इक्वेशन को मैं इक्वल कर देता हूँ। वन 120x इंटू y-5, x से x कैंसिल हो गया यहाँ पे। और मैं अगर इसको सॉल्व करूँ यहाँ पे मुझे और क्या मिलने वाला, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। इट मीन्स 5y इजिकल टू 6y। तो यहाँ से y मुझे मिलने वाला है, आप देखेंगे 30। y मुझे मिलने वाला है 30। इट मीन्स क्या हुआ, पहले वो 30 किलो शुगर खरीद पा रहा था, 600 रुपये में पहले वो 30 किलो शुगर खरीद पा रहा है। तो अब कितना खरीदेगा वो, मतलब ये तो इनिशियल क्वांटिटी हो गई, इनिशियल क्वांटिटी। और अब कितना खरीदेगा वो, ये फाइनल क्वांटिटी। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, फाइंड ओरिजिनल एंड इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर। ओरिजिनल प्राइस क्या थी, तो देखिए टोटल उसके पास में अमाउंट कितना, 600 रुपये है। तो पहले 30 किलो शक्कर खरीदता था 600 रुपये में, अब 25 किलो शक्कर खरीदेगा 600 रुपये में। तो शुगर की जो प्राइस हो जाएगी वो अब की बार कितना हो जाएगी, ओरिजिनल प्राइस में यहाँ लिख देता हूँ, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 30 किलो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 रुपये kg। और अब हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा और इंक्रीज प्राइस कर देते हैं यहाँ पे इसको, इंक्रीज प्राइस इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 24 रुपये पर kg। यहाँ पे मैं, आप देखिए यहाँ पे मैं जो इंक्रीज प्राइस है वो यहाँ से इस क्वेश्चन से भी निकाल सकता था। ओरिजिनल प्राइस अगर 20 रुपये पर kg आ गया और कितनी बढ़ी है, 20% प्राइस बढ़ी है, तो 20 रुपये का 20% बढ़ा तो 20 रुपये का 20% कितना होगा, 4 होगा। तो 4 रुपये बढ़ गया पर किलो में। इसका मतलब जो नई प्राइस आई है वो हमारे पास में कितना आई है, 24 रुपये किलो। तो ये इक्वेशन से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बट एग्जाम में हमें इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम में हमारे शॉर्टकट मेथड है, उनसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सेकंड मेथड क्या है, और सेकंड के बाद में हम थर्ड नंबर का मेथड देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में, अगर मैं शुगर की प्राइस की बात करूँ, शुगर की प्राइस 20% से बढ़ गई है। 20% से बढ़ गई है का मतलब, अगर शुगर की प्राइस पहले 100 थी तो अब ये बढ़ करके हो गई है 120। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो इसका मतलब प्राइस बढ़ने का मतलब खर्चा बढ़ना चाहिए। प्राइस बढ़ने का मतलब खर्चा बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब पहले अगर मैं 100 रुपये खर्चा करता था शुगर पे, तो अब 120 हो जाना चाहिए था खर्चा। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका खर्चा आपने सेम रखा है, खर्चा 600 रुपये ही रखा है। खर्चा बढ़ करके 120 हो जाना चाहिए था, बट खर्चा आपने 600 रुपये ही रखा है। इसका मतलब खर्चे में किसी तरह की आपने बढ़ोतरी नहीं की है। आपकी जो मतलब जो अमाउंट है, टोटल जो आप स्पेंड कर रहे थे अमाउंट, वो किसी भी तरह से चेंज नहीं हुआ, वो आपने कांस्टेंट ही रखा। इसका मतलब 120 होना था इस खर्चे को, बट 120 की जगह मैं इसको 100 ही रख रहा हूँ। 120 की जगह मैं इसको 100 ही रख रहा हूँ, मतलब खर्चे को मैं -20 कर रहा हूँ। तो परसेंटेज जो रिडक्शन है, परसेंटेज जो रिडक्शन है वो कितना होगा यहाँ पे। तो खर्चे में हम क्या कर रहे हैं, खर्चा 120 होना चाहिए था, बट 120 की जगह हम 100 ही कर रहे हैं। 120 की जगह हम 100 ही कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कमी किस चीज़ में कर रहे हैं, हम यहाँ पे कमी कर रहे हैं शुगर की, शक्कर की मात्रा में 5 किलो की कमी कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब खर्चे में जितनी कमी होगी वो कमी खर्चे में नहीं करके हमने क्वांटिटी में कर दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, और यहाँ एक्सपेंडिचर नहीं होकर के क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मैंने चेंज नहीं किया। ये कितना है यहाँ पे, कितना है 20 कम हुआ है, और कितने पे 120 पे 20 कम हुआ है। इसका मतलब ये आपका आया है इजिकल टू 1/6। तो कहने का मतलब 6 में मैंने 1 की कटौती कर दी है, 6 में मैंने 1 की कटौती कर दी, और जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 5 किलो की कमी कर दी। इसका मतलब आपका जो ये 1 है, ये 1 इज इक्वलेंट टू 5 kg। तो 1 इज इक्वलेंट टू 5 kg, तो 6 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 kg। तो पहले 6 था, अब 1 कम हो गया, अब कितना हो जाएगा 5। 5 इज इक्वलेंट टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 kg।
तो पहले मैं कितनी क्वांटिटी परचेस कर पा रहा था 30 किलो, और अब मैं कितनी कर पा रहा हूँ 25 किलो। तो पर केजी की मैं प्राइस निकाल लेता हूँ। तो पहले पर केजी की प्राइस मेरे पास में कितना आएगा, पहले कितना था 600 डिवाइड बाई 30 इजिकल टू 20 रुपये पर केजी था पहले, और अब कितना हो गया, इसमें आपका 20% बढ़ गया है। 20% बढ़ने का मतलब ये हो गया, अब हो गया है 24 रुपये पर केजी। ठीक है ना। तो ये मेथड भी ठीक है। इस मेथड में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको, कि जितना एक्सपेंडिचर में बढ़ा है, यहाँ पे 100 की जगह 120, प्राइस बढ़ने के कारण एक्सपेंडिचर अब 100 की जगह 120 हो जाना चाहिए था, 100 की जगह 120, बट मैं एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रख रहा हूँ यहाँ पे। इट मीन्स 120 की जगह मैं 100 ही खर्च कर रहा हूँ, 120 की जगह 100 ही खर्च कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, कितना परसेंट इसमें कम हुआ है, 20 कितने पे, 120 पे, 20 कितने पे, 120 पे। और यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर को कम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी को कम कर रहा हूँ। तो जितना एक्सपेंडिचर को कम करते हो आप, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रख रहे हो तो क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी उतना ही, सेम अमाउंट से, सेम परसेंटेज से आपको क्वांटिटी को कम करनी पड़ेगी अगर आप एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखते हो तो मेथड नंबर 3 देखते हैं। मेथड नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास में, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, तो अगर एक चीज़, एक क्वांटिटी उसमें से बढ़ रही है तो दूसरी को सेम अमाउंट से, सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में कम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में मैं चेक करूँगा कांस्टेंट क्या चीज़ है। पूरे क्वेश्चन में देखूँ कांस्टेंट का मतलब ऐसी चीज़ जो अनचेंज रही है, किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ हो क्वेश्चन में, वो चीज़ क्या है यहाँ पे, टोटल खर्चा 600 रुपये, पहले भी 600 रुपये था, अब भी 600 रुपये है। तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, और वो क्या है यहाँ पे, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, शुगर की प्राइस इंटू शुगर की क्वांटिटी। शुगर की प्राइस कितनी हुई, कितने परसेंट बढ़ी है, शुगर की प्राइस 20% बढ़ी है। 20% का मतलब यहाँ पे हो गया, 20% का मतलब हो गया 1/5। मतलब कहने का मतलब शुगर की प्राइस अगर पहले 5 थी तो अब 6 हो गई है। तो प्राइस क्या, यहाँ पे प्राइस क्या हुआ है, 5 से 6 हो गया है। प्राइस का रेशियो क्या हुआ, 5 से 6 हो गया है। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी का जो रेशियो आएगा आपके पास में, इसका उल्टा होगा, वो होगा 6 से 5 हो जाएगा। क्वांटिटी का रेशियो 6 से 5। तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। यहाँ पे कटौती कितने की हुई है, 1 की कटौती हुई है, -1। और ओरिजिनल क्वेश्चन में कितनी कटौती हुई है, 5 किलो की कटौती हुई। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 5 kg, 6 इज इक्वल टू, जो कि इनिशियल क्वांटिटी 6 थी, वो कितना हो जाएगा 30 kg, और इनिशियल क्वांटिटी मेरे पास में कितनी थी, इनिशियल क्वांटिटी 6 थी, और अब न्यू क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी क्या जाएगा, 5 हो जाएगा, दैट इज 25 kg। तो इससे आप प्राइस निकाल लेंगे। प्राइस आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़ पर केजी, और इसमें 20% की इंक्रीज़ हुई है, इसका मतलब ये हो जाएगा 24 रुपये पर केजी। तो क्वेश्चन को अभी हमने तीन डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया है। देखिए मेथड नंबर 1 इक्वेशन वाला मेथड, मेथड नंबर 2 परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला मेथड, मेथड नंबर 2 परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला मेथड, और मेथड नंबर 3 क्या कह रहा है कि इनका जो रेशियो है, इंक्रीज और डिक्रीज का रेशियो है, उसको निकाला हमने। मतलब जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को टिप्स पे फटाफट सॉल्व कर लिया। तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो क्वेश्चन हमें 3 मेथड से सॉल्व किया है, आप इसे 3rd मेथड से सॉल्व करेंगे एग्जाम में, अगर आपको टाइम बचाना है तो। और जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती है, जिनके लिए मैथमेटिक्स के शुरुआती चीज़ें हैं, ये शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, वो इस मेथड को समझने की कोशिश करें और इस मेथड से इस 3rd मेथड तक पहुंचने की कोशिश करें। हर क्वेश्चन को पहले यहाँ से समझने की कोशिश करें, आप हर क्वेश्चन को यहाँ से समझने की कोशिश करें कि मैं क्वेश्चन के अंदर चल क्या रहा है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चल क्या रहा है, और वहाँ इस जगह के बाद में यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ के बाद में इस थर्ड वाला जो हमारा मेथड है उस पर पहुँचे, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़े और क्वेश्चन आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन क्या है, तो अभी हम लोग आज की क्लास का अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता है, आपको लगेगा मिलता जुलता है, लेकिन अप्रोच हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, अटैम्प्ट करने की अप्रोच थोड़ी सी अलग रखनी पड़ेगी। तो पहले क्वेश्चन को समझते हो, फिर माइंड में अप्रोच लाते हैं कि किस अप्रोच से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। ओके ठीक है, बाय हाउ मच kg ऑफ कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड सो एज द एक्सपेंडिचर
is increased by 5% only when the initial consumption was 280 kg। तो शुगर की प्राइस 20% बढ़ा दी है। अब वो कहता है कि जो आपका कंजम्पशन उसको कितना रिड्यूस करें कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है केवल 5% बढ़े। देखिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पिछले क्वेश्चन में ये था कि एक्सपेंडिचर आपको फिक्स रखना है, कंजम्पशन आप कितना रिड्यूस करें वो बता दें। यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर भी 5% बढ़ा रहा है, मतलब कहने का मतलब एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रखा। पिछले क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर 600 रुपये कांस्टेंट था, बट इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर 600 रुपये कांस्टेंट नहीं है। इट मीन्स जो मेरा थर्ड वाला मेथड था जिसमें कि कोई एक चीज़ कांस्टेंट में पकड़ता था और उसके साथ सॉल्व करता था, वो यहाँ पे मैं नहीं लगा पाऊँगा। हमें इन क्वेश्चन से इन्हीं चीज़ों को सीखना है कि कौन सा मेथड किस समय कहाँ पे एप्लीकेबल होगा और कहाँ पे हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो थर्ड मेथड मेरा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि कांस्टेंट कोई भी चीज़ नहीं, एक्सपेंडिचर को भी उसने अलाउ किया है 5% बढ़ाने से। तो देखते हैं कौन से मेथड सॉल्व करूँ। पहला मेथड इक्वेशन वाला मेथड था, अब इक्वेशन वाले मेथड पे हम नहीं जाएंगे। अब हम थर्ड लगा नहीं सकते तो मैं सेकंड वाले मेथड पे आऊँगा, और सेकंड वाला बहुत इजी मेथड है और बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। तो देखिए मेथड क्या कहता है कि सपोज करें पहले हमारा जो 100 रुपीज़ था, 100 रुपीज़ था पहले हमारा एक्सपेंडिचर 100 रुपीज़ था, जो कि अब बढ़ करके 120 हो जाना चाहिए। 20% बढ़ गई ना प्राइस, तो 100 रुपये की जगह 120 रुपये मुझे खर्च करने होंगे अगर मैं सेम क्वांटिटी लेना चाहता हूँ तो। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं, आप 100 से 120 नहीं कर सकते, आप 100 से 105 कर सकते हैं। तो केवल 5% ही बढ़ाना अलाउ है एक्सपेंडिचर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 120 बढ़ता उसकी जगह मुझे 105 ही बढ़ाना है। तो ये जो रिडक्शन है ये कैसे मैं क्वांटिटी में रिड्यूस करके चीज़ लाऊंगा। तो देखिए एक्सपेंडिचर में कितनी कमी है, एक्सपेंडिचर में जितनी कमी क्वांटिटी में भी उतनी ही कमी हो जाएगी। तो कहने का मतलब एक्सपेंडिचर में कितनी कमी है, ये मैं कर रहा हूँ 15 की कमी कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 15 की कमी, कितने पे 120 पे 15 की कमी है। इसका मतलब कितना आ गया 1/8। कहने का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी में भी मुझे इतनी ही कमी करनी पड़ेगी। अभी कितनी कमी है देखिए, मुझसे परसेंटेज अगर पूछा होता कि क्वांटिटी में कितने % की मुझे कमी करनी पड़ेगी, तो परसेंटेज तो ये इसका मतलब हो गया 12.5%। बट यहाँ पे मुझसे परसेंटेज में क्वांटिटी में परसेंटेज कमी नहीं पूछा, मुझे यहाँ पे क्वांटिटी में किलोग्राम में कमी पूछी कि कितने किलोग्राम कर दी जाए। बाय हाउ मच किलोग्राम ऑफ कंजम्पशन इज रिड्यूस, बाय हाउ मच परसेंटेज नहीं पूछा है। अगर परसेंटेज पूछते बाय हाउ मच परसेंटेज होता तो मेरा आंसर ये निकल के आ जाता। बट मुझसे पूछा है कितने किलोग्राम की मुझे कमी करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है मेरे पास, इनिशियल कंजम्पशन कितना है 280 kg दिया हुआ था। इस 1/8 का मीनिंग क्या हो गया कि इनिशियल फाइनल एंड रिडक्शन। यहाँ ये मैं लिख देता हूँ, इनिशियल अगर 1/8 के हिसाब से 8 था, फाइनल कितना है 7, रिडक्शन 1। इनिशियल मेरे पास में 8 था, यहाँ पे कितना है 280। इसका मतलब 1 किसके बराबर हो गया, 1 किसके बराबर हो गया 8 × 280। इसको मैं डिवाइड करूँ 1 हो गया 280/8, 8 × 24 और 8 × 5 40। मतलब कि ये आपका हो गया है इंटू 35 इंटू 35। मुझसे पूछा ये है, इसका मतलब रिडक्शन कितना होगा 35 kg का मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आसान है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस क्या है कि हमें ये चीज़ आ पाए कि किस जगह पे कौन सा मेथड मुझे लगाना है। मैं अभी तक 3 मेथड की बात कर रहा हूँ और क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, और आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि थर्ड वाला मेथड हमारे लिए आसान है। बट यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो थर्ड वाला मेथड है वो कब लगेगा, जब थ्रू आउट द जो क्वेश्चन है, थ्रू आउट द क्वेश्चन कोई एक चीज़ कांस्टेंट रही है उसी को मैं पकड़ूंगा। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं तो शुगर की रेट कांस्टेंट रही है 20% से तो रेट बढ़ गई है, ना ही शुगर की क्वांटिटी कांस्टेंट रही है क्योंकि वो किलोग्राम में कंजप्शन कम कर रहे हैं, और ना ही मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहा है। एक्सपेंडिचर जो जितना भी था उसमें 5% का मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ।
तो इसलिए थर्ड वाले मेथड पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं इस वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा कि पहले 100 था मेरा खर्चा, अब 120 हो गया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसको 105 पे रोकना है मुझे। खर्चे में कितनी कमी करनी है मुझे, 15 कितने पे, 120 पे 15 की मुझे कमी करनी है। ये खर्चे में कमी अल्टीमेटली किस में रिफ्लेक्ट होगी, क्वांटिटी में कमी, कि अगर मैं खर्चा कम कर रहा हूँ इट मीन्स मैं क्वांटिटी कम कर रहा हूँ। जितने परसेंट में खर्चे में कमी करता हूँ उतने परसेंट से मेरी क्वांटिटी में भी कमी हो जाएगी। तो इस रूल को लगाते हुए, इस मेथड को लगाते हुए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे एग्जाम में, तो हमें यही वाला मेथड रखना है। बड़ा आसान मेथड है और क्वेश्चन बहुत आसान से फटाफट सॉल्व हो जाता है इस मेथड से। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ वोटिंग से रिलेटेड है। वोटिंग से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन देखने को नजर आते हैं एग्जाम में, तो अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में वोटिंग से रिलेटेड, और देखेंगे हर एक क्वेश्चन में हमें क्या अप्रोच लगानी है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि किसी भी इलेक्शन की जिसकी बात की जा रही है उसमें केवल 2 ही कैंडिडेट हैं, 2 ही कैंडिडेट, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। 20% वोट्स आर नॉट कास्टेड, मतलब टोटल जो वोट्स हैं उनके 20% कास्टेड नहीं, वोट ही नहीं दिए गए। उसके अंदर 600 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो जितने वोट कास्ट किए गए हैं, जितने वोट दिए गए उनमें से 600 वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं। विनर गेट्स 75% ऑफ वैलिड वोट्स, जितने भी वैलिड वोट है विनर को कितने मिले, 75% वोट मिले वैलिड के। तो बाकी के किसको मिले, बाकी के लूजर को मिले, जो हारा है उसको बचे हुए वोट्स मिले हैं, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट हैं। एंड विन्स बाय 1500 वोट्स, फाइंड द वोट्स इन वोटर लिस्ट। ठीक है ना, तो हमसे टोटल वोटर लिस्ट में टोटल वोट्स कितने थे ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, पहला एक्स वाला मेथड और दूसरा कंसेप्चुअल मेथड। तो पहले नंबर पे हम एक्स वाला मेथड ले लेते हैं कि हम टोटल जो वोट्स को अज्यूम कर लेते हैं। टोटल जो वोट्स हैं एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो विनर और लूजर का हम डिफरेंस देख लेते हैं एक बार क्या है। तो 20 क्या कह रहा है, 20% वोट्स आर नॉट कास्टेड, तो मतलब कितने वोट कास्ट हुए, 80%। 80% मतलब एक्स का 80% कितना हो गया, एक्स का 80% 4/5, ठीक है ना। इतने वोट आपके कास्ट हुए हैं। 600 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब इस जो कास्ट हुए इनमें से कितने 600 इनवैलिड हो गए। इसका मतलब ये क्या हुआ यहाँ पे, ये एक वैलिड वोट्स आ गए, वैलिड वोट्स। अब विनर कितने परसेंट वोट मिलते हैं, 75%। विनर को 75% वोट मिलते हैं और जीतना कितने वोट से है, 1500 वोट से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज छुपी इस स्टेटमेंट में कि देखिए विनर को कितने वोट मिल रहे हैं, 75%। इसको लूजर को कितने वोट मिल रहे हैं, बचे हुए 25%। विनर को 75, लूजर को कितने मिले 25%। दोनों का गैप कितना हुआ, 75 माइनस 25, 75 माइनस 25 दैट इज 50%। दोनों का गैप कितना हुआ, 50%। ये गैप कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ये गैप कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 1500, 1500 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आसान हो गया क्वेश्चन। तो इसका 50% कितना दिया हुआ है, 1500, बहुत आसान। 50% मतलब 1/2, 1500 दिया। तो यहाँ पे ये जनरली क्या रहता है, आपका जो वोटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको गैप पकड़ना है, विनर और लूजर का गैप कितना है, वहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कहने की विनर कितने वोट से जीतता है, 60% वोट से जीतता है, विनर 60% वोट से जीतता है, इसका मतलब लूजर को कितने मिले 40%। दोनों का गैप कितना हुआ, 60 माइनस 40 दैट इज 20%, दोनों का गैप, ठीक है ना। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या, एक्स को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, x इंटू 4/5 इज इक्वल टू 3600, 4 नाम 36। तो x मेरे पास में आ जाएगा 4500, ठीक है। तो ये वोटिंग लिस्ट x मुझे मिल गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इक्वेशन की फॉर्म में मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको कंसेप्चुअली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करें। इनको कंसेप्चुअली सॉल्व करते हैं तो कंसेप्चुअली सॉल्व की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, विनर और लूजर का जो डिफरेंस है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो विनर की मैं अगर बात करूँ, विनर को कितने वोट मिल रहे हैं, 75%। लूजर की मैं बात करूँ, लूजर को कितने मिलेंगे, 50%। दोनों के बीच का गैप कितना हुआ, ये 50%। कितना दिया हुआ ये क्वेश्चन के हिसाब से, 1500। इसका मतलब 100% कितना हुआ, 100% कितना हुआ, 3000। बहुत आसानी से निकल गया। अभी देखिए 100% क्या चीज़ है, क्या है, वोटिंग लिस्ट है, नहीं। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसके हिसाब से पता चलेगा कि 100% क्या चीज़ है।
क्वेश्चन में स्टेटमेंट है विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स का 75% विनर को मिल रहा है। इसका मतलब ये जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ वैलिड वोट्स की बात कर रहा हूँ मैं। वैलिड वोट्स का ही तो 75% है, टोटल वोट्स का नहीं, वैलिड वोट्स का 75%। इसका मतलब ये जो 100% आया ये आपका आया है वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स आपके कितने हैं? 3000 वैलिड्स हैं। इनवैलिड कितने हैं? 600। इनवैलिड कितने हैं? 600। तो कास्टेड वोट कितना आ जाएगा मेरे पास में? वैलिड प्लस इनवैलिड इज इक्वल टू 3000 प्लस 600 इज इक्वल टू 3600। और टोटल वोट्स कितने हैं? टोटल वोट्स कितने हैं आपके यहाँ पे? 20% तो कास्टिंग नहीं हुई है, 80% कास्ट हुए हैं, तो मतलब ये 80% है। इसका मतलब टोटल वोट्स इज इक्वल टू टोटल वोट्स इज इक्वल टू 5/4 इंटू 3600 इज इक्वल टू 4500। टोटल वोट्स को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मुझे 20% वोट नॉट कास्टेड दिया, वो 20% का मतलब हो गया 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो गया कि अगर टोटल वोट्स 5 है तो उसमें से एक कास्टेड नहीं होता है, एक कास्टेड नहीं होता है, इसका मतलब 4 वोट कास्ट होते हैं। 4 वोट कास्ट होने का मतलब क्या हो गया? मेरे पास में 4 इज इक्वल टू दिया हुआ मेरे पास में 3600, तो एक दिया हुआ है 900 और कास्टिंग कितनी है? टोटल वोट्स कितने? 5 है। 5 का मतलब हो गया 4500। तो इसको इस तरीके से हमें सॉल्व करना आसानी से हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम स्टेप आप वर्बली या ओरली करेंगे और कुछ मिनिमम स्टेप्स ही आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। जब भी आपके पास में वोटिंग के क्वेश्चन आए, वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो आपको कुछ इसी तरह से सॉल्व करना। विनर और लूजर के गैप पे जाना है और गैप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके बाद में वोटिंग का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। तो वोटिंग से रिलेटेड ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज से मुझे डिसाइड करना होगा कि क्वेश्चन किस तरह से मुझे सॉल्व करना है। क्वेश्चन का कंसेप्ट तो मुझे पकड़ना बहुत जरूरी है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन समझे। देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। 2 ही कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। 10% वोट्स नॉट कास्टेड, ओके ठीक है। 60 वोट्स वर इनवैलिड, ये इनवैलिड वोट्स हो गए, ठीक है। द विनर गॉट 47% ऑफ टोटल वोट्स। यहाँ पे लाइन में इंपॉर्टेंट चीज छुपी होती है जो मिस्टेक होने के चांसेस है। विनर को 47% मिले, किसके? 47% टोटल वोट्स के। पिछले क्वेश्चन में क्या था? कास्टेड वोट्स के 47% मिले। इस बार टोटल वोट्स के 47% विनर को मिले हैं। एंड 1/300 वोट्स, मतलब विनर को 47% ऑफ टोटल वोट मिले और कितने वोट से जीता है वो? 308 वोट से जीता है वो। हमें क्या बताना? फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटिंग लिस्ट, ठीक है। पहले एक्स वाले क्वेश्चन से सॉल्व कर, एक्स वाला जो मेथड उससे सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद में हमारा जो कंसेप्चुअल मेथड उससे। तो मैं टोटल जो वोट्स मान लेता हूँ 100x, ठीक है ना। विनर को कितना मिलता है? 47x मिलता है, ठीक है। क्यों? टोटल वोट्स का 47%। और लूजर को कितना मिलता है? विनर से 308 कम मिलता है। हम हमारी इक्वेशन बनाते हैं और टोटल वोट्स का हिसाब किताब देखते हैं। जो टोटल वोट्स 100x है वो कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं? टोटल वोट्स में क्या है? विनर के वोट 47x, लूजर के वोट 47 - 308, 10% नॉट कास्टेड वोट, ठीक है 10x, प्लस 60 जो कि इनवैलिड वोट्स। तो ये 100x जो 100 वोट है उनका पूरा हिसाब किताब हो गया। ये आपके विनर के वोट हो गए, ये आपके लूजर के वोट हो गए, 10x जो नॉट कास्टेड वोट हैं और 60 जो इनवैलिड वोट्स हैं। तो अब इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर लूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 47 + 47 94 और 10 दैट इज़ 104 और 100 में से 104 गए तो मुझे मिलेगा 4x इज इक्वल टू 308 माइनस 60 दैट इज 248। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 62। तो x इज इक्वल टू 62 का मतलब हो गया 100x इज इक्वल टू 6200 100x। तो मेरी टोटल जो वोटिंग लिस्ट है वो कितने? 6200 वोट्स की वोटिंग लिस्ट है टोटल, ठीक है। अब इसको कंसेप्चुअल मेथड से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कि मैं यहाँ पे बात करूँ 100 क्या है मेरे यहाँ पे? टोटल जो मैंने टोटल जो वोटिंग लिस्ट है उसको 100% के हिसाब से 100 कर लिया। इसमें से
इसमें से 10% कास्ट नहीं हुए तो कास्ट कितने हुए? 90 वोट्स कास्ट हुए। 100 के हिसाब किताब की हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि 100 तो टोटल वोट है, 10% आपके वोट कास्टेड नहीं है, कास्ट नहीं हुए तो 90 वोट मिला। अब इस 90 में क्या क्या चीज़ें हमें ये देखनी है। 90 में विनर है, 90 में विनर के वोट हैं, 90 में लूज़र के वोट हैं, 90 में लूज़र के वोट और उसके बाद में जो इनवैलिड वोट है 60, ये भी 90 में ही है। तो देख लेते हैं, इनका बाइफर्केशन कर लेते हैं। विनर को कितने वोट मिले 90 में? 47 मिले हैं। लूज़र को वोट मिले हैं कुछ और उसके बाद में ये 60 वोट मिले। क्लियर? अब विनर और लूज़र के बीच में गैप कितना है? विनर और लूज़र के बीच में गैप कितना है? 308 वोट का। विनर और लूज़र के बीच की गैप की बात कर रहा हूँ, लेकिन सपोज करो ये 60 वोट भी अगर मैं लूज़र को दे देता हूँ, ये 60 वोट भी अगर मैं लूज़र को दे देता हूँ तो विनर और लूज़र के बीच में गैप कितना हो जाएगा? 308 माइनस 60। लूज़र को दे, लूज़र को मैंने क्यों दिया है यहाँ पे? ताकि मेरे पास में यहाँ पे दो ही चीज़ें रह जाए, विनर और लूज़र ही रह जाए। मेरे पास में यहाँ पे विनर और लूज़र ही रह जाए अगर ये 60 वोट में मैं लूज़र को दे देता हूँ। तो इसका मतलब अगर ये लूज़र को मैं 60 वोट दे देता हूँ तो इन दोनों का जो गैप है वो कितना हो जाएगा मेरे पास में? वो हो जाएगा 308 माइनस 60, दैट इज़ 248। इन दोनों का गैप हो जाएगा। अब ये 47% है, इसका मतलब ये कितना है? यहाँ पे टोटल 90 था, ये 47 है, इसका मतलब ये है 43%। टोटल 90 था, ये 47, ये 43। तो कहने का मतलब मेरे पास में क्या हो गया? 47 ये है, 43 ये है, तो ये 4% जो है इज इक्वल टू 248। 4% इज इक्वल टू 248। इट मीन्स 1% इज इक्वल टू 100% इज इक्वल टू 6200। इसको एक बार और समझते हैं, इस चीज़ को एक बार और समझते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे कि मुझे विनर का परसेंटेज दिया हुआ है 47%, बट लूज़र का परसेंटेज मुझे नहीं पता है। लूज़र का परसेंटेज मुझे नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? कि अगर कुछ और ज़्यादा टिपिकल नहीं होता तो मैं कह रहा था कि बचे हुए वोट लूज़र को गए होंगे, लेकिन नहीं, बचे हुए वोट सारे लूज़र को नहीं गए हैं। क्योंकि इसमें क्या है, जो 60 वोट्स हैं आपके वो इनवैलिड भी हैं। बचे हुए वोटों में क्या है? इस 47 के अलावा बचे हुए वोटों में क्या है? लूज़र के वोट हैं और 60 इनवैलिड वोट हैं। तो जो बचे हुए जो 60 वोट हैं, इन 60 वोट को मैं अगर लूज़र में इंक्लूड कर दूं, लूज़र में ही क्यों इंक्लूड करूं? देखिए इसको भी एक चीज़ देखिए, विनर के तो 47% वोट है, इसको मैं ज़्यादा कम नहीं कर सकता, इसको मैं नहीं छेड़ सकता। लूज़र का मुझे नहीं कहा हुआ है, लूज़र का मुझे नहीं कहा हुआ, और बचा हुआ मैं मतलब 90 माइनस 47 43 भी नहीं कर सकता लूज़र को। तो मैं क्या करूँ, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आए आपके पास में कि जिसके परसेंटेज आपको दिया हुआ, इस केस में विनर का परसेंटेज दिया हुआ 47%, तो बचे हुए जो वोट है लूज़र को दे दो आप। अगर इसका उल्टा दिया हुआ होता कि आपको कहता है कि लूज़र के वोट 40% है, लूज़र के वोट 40% है, तो जो बचे हुए वोट हो विनर को दे दो आप। बचे हुए वोट आप विनर को दो, जिससे कि आपको परसेंटेज निकालने में आसानी रहे। इस केस में हमने क्या किया है, बचे हुए जो 60 वोट हैं लूज़र को दे दिए हैं। यहाँ पे लूज़र जो पहले 308 वोट से हार रहा था, वो 60 वोट मिलने से अब 248 वोट से हारेगा। और ये लूज़र को देने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे ये पता है कि ये बचा हुआ रिमेनिंग सारा पोर्शन 43 है, 43% है। मुझे लूज़र का नहीं पता है कितना है, ठीक है ना। लूज़र का मुझे नहीं पता है, बचा हुआ सारा 43%, तो बचा हुआ सारे 43% को मैं लूज़र को दे दूं तो ये 43%, लूज़र 43% से हार रहा है। सॉरी, लूज़र के वोट 43% है और 47 इसके हैं, तो लूज़र 4% वोट से हार रहा है। क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन यहाँ पे लूज़र 4% वोट से हार रहा है, और यहाँ पे कितने वोट से हार रहा है? 248 से हार रहा है। 4% इज इक्वल टू 248 है, तो 1% इज इक्वल टू 62, 100% इज इक्वल टू 6200। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मेन क्रक्स कहाँ छुपा हुआ है इस तरह के क्वेश्चन में, कि जो बचे हुए वोट्स हैं वो जिसके परसेंटेज डिफाइन नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, उसको दे करके इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये एक्स वाला मेथड तो है ही, बट ये प्रेफरेबल नहीं है, ये प्रेफरेबल नहीं है। ये कब प्रेफरेबल है? जब मेरे माइंड में कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा है और टाइम मेरे पास में है, तो मैं एक्स वाला मेथड लगा लूँगा। लेकिन जनरली हम जिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ टाइम की ही शॉर्टेज है। अगर आपके में टाइम बच रहा है, इट मीन्स आपने क्वेश्चन पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज रहती है। जो पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं उनके पास में टाइम नहीं बचता है। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर टाइम से 10 मिनट 15 मिनट पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ऐसा नहीं होता इस तरह के एग्जाम में, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आज क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बहुत लो लेवल के या मीडियम लेवल के एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली देखे जा रहे हैं।
क्वेश्चन ईजी क्यों है? क्योंकि हमारे पास में इनकी शॉर्ट ट्रिक्स है। अगर हमारे पास में इनकी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है और प्रॉपर मेथड से जाएँ तो ये क्वेश्चन उतना ईजी नहीं कहे जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, मतलब कोई व्यक्ति अपनी टोटल जो इनकम है उसका 75% खर्चा करता है, ठीक है। इफ़ हिज इनकम इज़ इंक्रीज बाय 20%, एक मिनट पहले इस स्टेटमेंट से पहले ये पहला स्टेटमेंट इसी की बात करते हैं कि 75% अपनी इनकम का खर्चा करता है। इसका मतलब वो बचाता कितना है? 25% बचाता, मतलब उसकी सेविंग कितनी है? 25%। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। इफ़ हिज इनकम इज़ इंक्रीज बाय 20%, मतलब अगर उसकी इनकम 20% से बढ़ जाए एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, और उसके एक्सपेंडिचर अगर 10% बढ़ जाएँ तो उसकी फाइंड परसेंटेज चेंज इन द सेविंग, तो उसकी सेविंग में कितना परसेंट चेंज हुआ बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार इसको। क्यों 75% अपनी इनकम का खर्च करता है, 75% 75% का मतलब 3/4। इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसकी इनकम 4 है तो उसका एक्सपेंडिचर 3 है, और इट मीन्स उसकी सेविंग कितनी हुई है? 4 - 3 दैट इज़ 1। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। इनकम कितनी है? 4 है, एक्सपेंडिचर कितना है? 3, और सेविंग कितनी है? 1। अब आगे क्या कहना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में कि इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, अगर उसकी इनकम 20% से बढ़ जाती है तो नई इनकम कितनी हो जाएगी? इसका 20% कितना होगा? एक बार यहाँ आप देखिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बना के सॉल्व कर रहा हूँ अभी, और फिर उसके बाद में ईजी पे आऊँगा मैं। तो अगर मैं इसकी इनकम 20% से बढ़ जाती, 4 का 20% कितना हुआ? 4 का 20% कितना हुआ? 0.8। इसका मतलब ये इसकी इनकम प्लस 0.8 हो जाती है, 4.8 आ जाता है, ठीक है। और उसका एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ जाता है, 10% से मतलब कि 3 का 10% 0.3, 3.3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉइंट्स में चीज़ आ गई है, और पॉइंट्स वाली चीज़ों से मेरी कैलकुलेशन टफ हो जाती है, तो मुझे इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा, पॉइंट वाली चीज़ों को अवॉइड करना होगा। और इस क्वेश्चन में पॉइंट वाली चीज़ें अवॉइड कैसे हो सकती है वो देखें। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि क्वेश्चन को ईजी और कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए। कम टाइम में कब सॉल्व होगा क्वेश्चन? जब मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो पॉइंट वाली चीज़ आती है तो फिर कैलकुलेशन करने में मज़ा नहीं आता है, तो मैं पॉइंटों में नहीं जाऊँगा। मैं क्या करूँ यहाँ पे इसकी इनकम को है ना कुछ 100 का मल्टीपल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, उससे मेरा काम आसान हो जाएगा। देखिए इनकम को मैं 400 कर लेता हूँ तो एक्सपेंडिचर भी 300 हो जाएगा, सेविंग इसकी 100 हो जाएगी। अब उसके बाद में 4 का 20% का मतलब हो गया, ये हो गया 80 रुपये, और ये हो गया इसका मतलब 480.3। 3 का 0.3 तो सॉरी 3 का 10% था, तो 300 का 10% कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? 330। तो अब ये कितना आने वाला है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखिए 480, 330, मतलब 480 इनकम है और 330 एक्सपेंडिचर, और सेविंग कितना आएगा यहाँ पे? 150। परसेंटेज चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग कितनी बड़ी है? 100 का 150 हो गया है, मतलब 50 बढ़ गई है। और कितने पे बढ़ी है? 100 पे बढ़ी है। परसेंटेज मतलब कि इसकी सेविंग अब कितनी हो गई? 50% बढ़ गई, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा आसान है, हम उसको टफ बना लेते हैं अगर हम पॉइंट्स में ही कैलकुलेशन करते तो हमें पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कहीं पे पॉइंट्स में आ रही हैं तो उन चीज़ों को 10 से या 100 से मल्टीप्लाई कर लें, जिससे कि मुझे पॉइंट्स में कैलकुलेशन नहीं करना पड़े और मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए और क्वेश्चन कम समय में सॉल्व हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ईजी था। यहाँ पे बताने का पर्पज़ क्या था इस क्वेश्चन को कि पॉइंट्स में आ जाए तो आपको क्या क्या करना है, पॉइंट्स वाली चीज़ को अवॉइड करना है, और यहाँ पे इस तरह से डबल जीरो लगा करके मुझे आगे काम करना है, मुझे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ इंक्रीज बाय 2/3% इन फर्स्ट ईयर, reduced by 1/2% in second year and increased by 1/7% in third year। ठीक है ना, मतलब 3 सालों में पॉपुलेशन का कितने % इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रहा है ये हमें बता दिया है।
इफ़ आफ्टर 3 ईयर द पॉपुलेशन विल बिकम 1,65,000 1,65,000 देन फाइंड प्रेजेंट पॉपुलेशन। मतलब 3 साल बाद की मुझे पॉपुलेशन बता दी है और उनमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की रेट मुझे बता दी है और मुझसे पूछा है कि उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमें परसेंटेज दिया हुआ है इसको आप सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। जब भी परसेंटेज आ जाए आपके पास में इस तरह के टिपिकल वाले, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि उसे मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ 16 सही 2/3%। इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना होगा एक बार आप बताएं। 16 3 48 और 2 50, 50/3 50 और 1/100 नीचे है, तो मतलब इसका मतलब हो गया 1/6। ठीक है। देन सेकेंड इज 37 सही 1/2%। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा 37 गुना 74 और 75, 75/2 नीचे 1/100 है तो 3/8। कैसे करना हो माइंड में सोचिए। 37 दूनी 74 और 75, 75/2 परसेंटेज है तो 1/100 नीचे है, तो 75 और 100 को मैं काटूंगा 25 दिए 75, 25 चौक 100, नीचे ऊपर 3 आ गया, नीचे 4 है और 2 पहले से नीचे, तो 3/8 आ गया। इसी तरह से 57 सही 1/7%। ये कितना हो जाएगा 57 इंटू, अगर आप 57 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में 7 पंजे 35, 350 और 700 तो 49, 399 प्लस 1 400, 400/7 और नीचे 100 पहले से, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 4/7। तो देखिए ये तो क्या हुआ, ये तो इंक्रीज़ हुआ है, 3/8 डिक्रीज़ हुआ है और 4/7 इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी करंट पॉपुलेशन को x मान लेता हूँ, करंट पॉपुलेशन को x मान लेता हूँ, तो 1/6 इंक्रीज़ हुआ है, मतलब कि कितना हो गया 6 में 1 इंक्रीज़ हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 7/6। ठीक है ना, इंटू 8 में 3 डिक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 5/8, इंटू 7 में 4 इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 11/7। ये मुझे मतलब 3 साल बाद की पॉपुलेशन के बराबर होगा, जो कितना दिया हुआ है 1,65,000। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। चलिए मैं सॉल्व भी कर ही देता हूँ इसको। कितना आने वाला है मेरे पास में, ये 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 5 55, उसके बाद में 5 दिया 15, ठीक है ना, 8 छिंग 48 और 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरे पास में 48 इंटू 3 का मतलब हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 2 3 चौक 12 और 2, ये मेरे पास में पॉपुलेशन आ जाएगी। तो ये तो मैंने अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया है, बट इसका एक शॉर्ट मेथड भी, उस मेथड से भी इसको सॉल्व करते हैं और हमें एग्जाम में उस शॉर्ट मेथड से ही इसको सॉल्व करना। और शॉर्ट मेथड कहाँ से निकलेगा, इस कैलकुलेशन से ही शॉर्ट मेथड निकलेगा। तो अभी शॉर्ट मेथड हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड कौन सा है। तो शॉर्ट मेथड देखते हैं। शॉर्ट मेथड में यहाँ पे कर देता हूँ, बहुत कम जगह में बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, पॉपुलेशन आपकी 1/6 मतलब प्लस 1/6, तो मतलब अगर पहले 6 थी तो अब हो गई है 7। सेकेंड ईयर की मैं बात करूँ -3/8, इसका मतलब पहले 8 थी तो अब कितने हो गई है 5। और थर्ड ईयर में क्या हुआ है, थर्ड ईयर में किस तरह का चेंज हुआ है +4/7, इसका मतलब 7 थी तो ये हो गया है 11। देखिए यहाँ पे ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। एक कॉलम की चीज़ दूसरे कॉलम से कट सकती है। अगर इधर 7 है, इधर भी कहीं पे 7 है तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अगर इधर 6 है, इधर भी कहीं पे 6 होता है, 6 से 6 कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद में रिजल्टेंट क्या है, आपस में मल्टीप्लाई करूँ 6 अट्ठे 48, ये कितना है 11 पंजे 55। इसका मतलब पॉपुलेशन में अल्टीमेटली क्या चेंज हुआ है, पॉपुलेशन 48 से 55 हो गई है। ये कितना चेंज हुआ है, 48 से 55 का मतलब 7 का चेंज हुआ है पॉपुलेशन में। 48 से 55 का मतलब 7 का चेंज हुआ है, सॉरी 7 चेंज तो 7 का हुआ है, लेकिन मेरे पास में अभी ये पहले पॉपुलेशन 48 थी, अब 55 हो गई है। ठीक है ना, अभी कितनी है 1,65,000। इसका मतलब क्या हुआ है 55 का मतलब हो गया 1,65,000। 55 का मतलब कितना हो गया है 1,65,000। तो ये मेरे कट जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। 55 का मतलब 1 का मतलब मेरे पास में कितना हो गया है 3,000। तो 48 का मतलब मेरे पास में कितना हो जाएगा 1,44,000। देखिए ये मेथड यहीं से निकल के आया। ये देखिए मैंने इस फॉर्म में इसे रखा था ना, तो 7 से 7 कट गया था। मैंने इसी से ऑर्डर में लिख लिया 6 का 7, 6 का 7, 8 का 5, 8 का 5।
7 का 11, 7 का 11 वहाँ पे लिख लिया। और जो अलग अलग कॉलम में चीज़ों ने काट लिया, अलग अलग कॉलम का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली बात है। अलग अलग कॉलम की 7 से 7 इधर कट गया था, 7 से 7 इधर कट गया। सपोज करें इधर भी ऊपर अगर कहीं भी 6 होता, नीचे 6 होता, तो 6 से 6 भी कट जाता और मेरा इस तरह से कैंसिल होकर के अल्टीमेटली रिजल्ट इस तरह का आ जाता। तो हमें क्वेश्चन को एग्जाम में कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, इंडिविजुअल ईयर का लिख लेना है और जिससे जो कट सकता है वो काट करके रिजल्टेंट हम ले आएंगे और रिजल्टेंट को सॉल्व कर लेंगे। वही आसान मेथड रहेगा। इस मेथड में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने एक्स मान के किया है, यहाँ एक्स मानने की जरूरत नहीं है, एक्स माइंड में चलेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स में माइंड में चलाऊंगा और उससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़ी ही आसानी से। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को नज़र आते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, जो प्रॉपर एक्स मान करके जो मेथड है उससे सॉल्व करेंगे और सेकंड मेथड हमारा शॉर्टकट मेथड रहेगा जिसमें हमारा एक्स माइंड में चलेगा। एक्स क्या मैक्सिमम चीज़ें माइंड में चलेंगी, केवल कुछ ही चीज़ें हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी और उससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए सेल्समैन इज़ अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। मतलब वो जितनी भी सेल करता है उसका 12% उसको कमीशन मिलता है। अगर 100 रुपये की वो सेल करता है तो 12% वो कमीशन मिलेगा, उसको 12 रुपये उसकी पॉकेट में जाएंगे और 88 रुपीज़ वो कंपनी को दे देगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन टोटल सेल्स ओवर 15,000। मतलब 15,000 से ऊपर अगर कोई सेल करता है तो उस पर 1% बोनस उसको और मिलता है। इस 12% के अलावा 1% बोनस उसको और मिलता है। ठीक है ना। इफ़ द टोटल अर्निंग्स ऑफ द सेल्समैन इज 7,650 फाइंड टोटल सेल्स। मतलब अगर उसको सेल्समैन को जो कमीशन और बोनस दोनों मिला करके 7,650 रुपये मिले हैं तो ये बताएं आप कि उसकी टोटल सेल्स कितनी की होगी। तो पहले इस क्वेश्चन को एक्स एज्यूम करके हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद में हमारे शॉर्टकट मेथड पे आएंगे। तो मेथड में दो मेथड सॉल्व करूँगा। तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ टोटल सेल कितनी है इसकी, एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कमीशन कितना मिलता है, यहाँ पे कमीशन मिलता है एक्स का 12%। ठीक है जी, कमीशन ये मिल गया। बोनस कितना मिलता है इसको, 15,000 से ऊपर की सेल पे इसको 1% बोनस मिलता है। तो एक्स अगर मेरी टोटल सेल है तो उसमें से 15,000 तो मैं माइनस कर दूँ, 15,000 में माइनस कर दूँ ये बची हुई सेल्स और इस पर कितना कमीशन मिला इसको। तो बोनस और कमीशन दोनों मिला करके कितना दिया हुआ, 7,650। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं इसको इक्वेशन बना लेता हूँ, एक्स अपॉन 12/100 प्लस एक्स माइनस 15,000 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 7,650। 12x/100 और यहाँ से मुझे मिलेगा 1x/100, तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे 13x/100 हो जाएंगे और इज इक्वल टू ये कितना होगा, 1500 होगा, सॉरी 150 होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 150 उधर जाएगा तो 7,650 प्लस 150 कितना आएगा, 7,800। 13 से 600 टाइम्स कट जाएगा ये, तो x मेरे पास में कितना आ जाएगा, x मेरे पास में आ जाएगा 60,000। इसका मतलब वो सेल्समैन की सेल कितनी है, 60,000 रुपये इसका आंसर आया। टोटल उसने कितनी सेल की है, 60,000 रुपये की सेल की है, उसमें से उसे 7,650 रुपये उसको अपना कमीशन प्लस बोनस मिला करके 7,650 रुपये की उसकी कमाई हुई है टोटल में 60,000 रुपये की सेल में। अब इसको मैं, ये तो प्रॉपर एक्स वाला मेथड था, अब इसे मैं दिमागी मेथड से करता हूँ जिसमें हमें माइंड ज़्यादा लगाना पड़ेगा और पेन कम चलाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि इसको 12% कमीशन मिलता है। देखिए यहाँ पे मैं सेल की बात करूँ, इसको कमीशन कितना मिलता है, यहाँ पे 12% इसको कमीशन मिलता है। लेकिन 15,000, अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा की ये सेल करता है तो यहाँ पे इसको कितना मिलता है, 12% प्लस 1%। ये सारा मिला करके मुझे कितना दिया हुआ है, 7,650। ठीक है ना। 12%, 15,000 से ऊपर कितना मिल रहा है, 13% मिल रहा है और 15,000 से कम पे इसको 12% मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं क्यों ना ऐसा करूं कि इनको सेम कर लूँ, इस परसेंटेज को, इधर 13% है इधर भी 13% में कर दूँ, इधर 13% है इधर भी मैं 13% बढ़ा दूँ। मतलब 15,000 तक तो इसको 12% मिल रहा है और 15,000 से ऊपर इसको मिल रहा है 13%। तो इस जगह भी अगर मैं 13% कर लूँ तो थ्रू आउट 13% हो जाएगा, उससे मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इधर 13% का मतलब मैं इसमें 1% बढ़ा दूँ
1% बढ़ा दूँ, 1% बढ़ाने का मतलब कितना हुआ, 15,000 का 1%, 150 रुपये मैंने उसका कमीशन बढ़ा दिया। 1% बढ़ाने का मतलब कितना हुआ, 150 रुपये मैंने उसको कमीशन बढ़ा दिया, ये 150 मैंने बढ़ा दिया, तो इसका कमीशन अब कितना हो जाएगा, 7,800। और कितना है थ्रू आउट इसका कमीशन कितना चल रहा है, 13%। देखिए ये तो सारा मिला करके हो जाएगा 13% इज इक्वल टू 7,800, 1% इज इक्वल टू 600 और 100% इज इक्वल टू 60,000। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या था, मेन क्रक्स क्या था कि इसकी जो परसेंटेज मेरे पास में दो तरह के आ रहे थे ना, 12% और 13%, उसको थ्रू आउट 13% आप कन्वर्ट कर लीजिए। उसके लिए मुझे 150 रुपये उधर उसका कमीशन और बढ़ाना पड़ेगा, जो इनकम है सेल्समैन की वो 150 रुपये और बढ़ानी पड़ेगी, तभी थ्रू आउट ये 13% हो जाएगा। थ्रू आउट 13% हो गया तो उसके अंदर क्वेश्चन में बचा गया, कोई एक्स नहीं मानना है, कुछ नहीं मानना, और हमारा क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे और आपके माइंड में इमेज बन रही होगी, जिससे कि आप अपना टाइम बचा पा रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस जो वीडियो है इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें टाइम टू टाइम, और आपको इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक्स और टाइम बचाने वाली चीज़ें और देखने को मिले। और इस वीडियो को या इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इसी तरह के और वीडियो बनाने का। तो इसी नोट के साथ में अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। आप देखना चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ABC स्कोर्स 28%, 38% एंड 53% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन रेस्पेक्टिवली। मतलब A और B C के परसेंटेज मार्क्स बता दिए इसने, ठीक है। B एंड C पास्ड, B और C दोनों पास हो रहे हैं, बट A फेल हो रहा है। यहाँ से दिख भी रहा है कि A के तीनों में मिनिमम मार्क्स हैं, तो अगर किसी को फेल होना होगा तो सबसे पहले A ही फेल होगा। 28% है तो B और C पास है, अगर तीनों में से किसी एक को फेल करना होगा तो A ही फेल होगा, तीनों में से किसी दो को फेल करना होगा तो A और B फेल होंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। वन ऑफ देम पास्ड बाय 33 मार्क्स, जो पास हुए हैं उनमें से कोई एक जो है वो 33 मार्क्स से पास हुआ है, एंड A इज़ फेल्ड बाय 17 मार्क्स, और A जो फेल हो 17 मार्क्स से फेल हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ द पास मार्क्स, पास मार्क्स कितने हैं यहाँ पे देखना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ABC की बात कर रहे हैं हम, तो ABC यहाँ मेंशन कर लेते हैं। ABC कितने परसेंट मार्क्स मिले इनको, A को कितना परसेंट मार्क्स मिला है, 28%, B को 36% और C को 53% मार्क्स मिले। और A कितने मार्क्स से फेल हुआ है, A जो फेल हुआ है -17 मार्क्स से। और वन ऑफ देम पास बाय 33 मार्क्स, कहने का मतलब B और C में से कोई एक 33 मार्क्स से पास हुआ है। अब मैं किसको अज्यूम करूँ कि कौन हुआ 33 मार्क्स से, B को अज्यूम करूँ 33 मार्क्स से पास हुआ है, या C को अज्यूम करूँ कि वो 33 मार्क्स से पास हुआ। तो दोनों मैं अज्यूम करके देखता हूँ एक बार, फिर देखता हूँ मेरे माइंड में इमेज तभी बनेगी कि मुझे किस तरह से क्या अज्यूम करना है। पहले केस में 2 केस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। पहले केस में मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये आपका B जो है ये 33 मार्क्स से पास हुआ है, B हुआ है 33। दूसरे केस में मैं लूँगा C हुआ है 33 मार्क्स से पास। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के परसेंटेज मार्क्स का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो परसेंटेज मार्क्स कितना डिफरेंस है, +8%, मतलब इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में। और मार्क्स में अगर इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो कितना है यहाँ पे, +50, 33 माइनस 17, 50 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, 8% इज इक्वल टू 50। 8% किसके इक्वलेंट है, 50 के इक्वलेंट है। मुझे कितने चाहिए, पास मार्क्स चाहिए ना, तो B के मार्क्स निकाल लूँ, A के मार्क्स निकाल लूँ। पास मार्क्स आ जाए तो B के मार्क्स निकाल लेता हूँ मैं। B के मार्क्स 36% है, 8% का मतलब 50 है। 36 8 का कितना गुना है, 4.5 गुना, 8 चौक 32 और 4 जो बचा वो आधा, 4.5 टाइम्स है। 36 जो है इसका 8 का कितना 4.5 टाइम्स है, तो इसको मैं दोनों तरफ 4.5 से मल्टीप्लाई कर लूँ। 4.5 इंटू 8% इज इक्वल टू 4.5 इंटू 50। 4.5 इंटू 8 तो मुझे पता है 36% आएगा। 36% का मतलब 5 चौक 20, 225 मार्क्स।
मतलब 36% मार्क्स जो हैं 225 है। इसका मतलब बी को कितने मार्क्स मिले हैं, 225 मार्क्स मिले हैं। और ये कितने नंबर से पास हुआ, 33 नंबर से। तो पास मार्क्स मेरे पास में कितने होने वाले हैं, इसमें 33 मैं माइनस कर लूँ, 33 माइनस कर लूँ तो 2, और 12 में से 3 सॉरी 22 में से 3 गए तो 19। तो ये आपके पास में पास मार्क्स आ गए। 192 नंबर आपके पास मार्क्स है इस वाले से। अगर मैं बी को पास मानता हूँ 33 मार्क्स से। अब सेकंड केस ले लेता हूँ मैं, ए बी सी, परसेंटेज 28 36 53, 28 36 53 परसेंटेज। ये कितना, ए कितने मार्क्स से -17, और ये कितने मार्क्स से पास हुआ, +33। ठीक है ना। तो अब इधर इन दोनों का गैप कितना है, यहाँ पे +50, और इन दोनों का गैप कितना है, 25। ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया 25% कितना है यहाँ पे, 50। 25% का मतलब हो गया 50, 1% का मतलब हो गया 2। तो इसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 53%। 53% का मतलब हो गया, 53% का मतलब कितना हो गया, 106 मार्क्स। तो सी के मार्क्स हो गए 106, और ये कितने मार्क्स से पास हुआ है, यहाँ पे सी के मार्क्स हो गए 106, और ये कितने मार्क्स से पास हुआ है, 33 नंबर से पास हुआ। तो इसका मतलब पास मार्क्स कितने हो गए यहाँ पे, 106 माइनस 33। 106 में से अगर 33 गए तो 6 में से 3 गए तो 3, और 73। पास मार्क्स हो गए 73 इस केस में, सेकंड केस में। पहले केस में पास मार्क्स 192। अब देखें, इसको चेक करें कि ये सही है या गलत है। 73 मार्क्स। देखिए बी के मार्क्स हैं 36% मार्क्स, और 1% इक्वल टू 2 मार्क्स है। तो बी के मार्क्स कितने हो गए यहाँ पे, बी के अगर मैं मार्क्स कहूँ तो ये हो गए बी के 72 नंबर हो गए, बी के 72 नंबर हो गए। पास मार्क्स कितने हैं, 73 73 है, बट बी 72 आ रहा है। इट मीन्स बी आपका फेल हुआ है इस सेकंड वाले मेथड के हिसाब से। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी और सी दोनों पास हुए हैं, बी और सी दोनों पास हुए, और बी के सेकंड केस में 72 आ रहे हैं, जबकि पास मार्क्स 73 है। इट मीन्स सेकंड मेथड इज रॉन्ग। सेकंड मेथड नहीं कहूँगा, सेकंड जो अजम्पशन है मेरा, सेकंड जो अजम्पशन है जिसमें मैंने सी को 33 मार्क्स से पास माना है, वो रॉन्ग है, वो गलत है मेरा अजम्पशन। वो अजम्पशन सही नहीं है। अजम्पशन सही कौन सा है, यही वाला अजम्पशन सही है। इसका मतलब पास मार्क्स आपके कितने हैं, 192। आपको क्वेश्चन में पास मार्क्स एक ऑप्शन 73 भी मिलेगा। और अगर आपने ये अजम्पशन पहली बार ये अजम्पशन लगा करके कुछ चेक किए बिना निकाल दिया तो 73 आपका आंसर आ जाएगा, और टिक कर देंगे और आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, कि मुझे जो अजम्पशन मैं कर रहा हूँ उसको चेक भी करना पड़ेगा कि वो सही तो है, उसमें कहीं किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्वेश्चन के हर स्टेटमेंट को सेटिस्फाई तो कर रहा है वो अजम्पशन। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बताने का पर्पज़ यही था कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, बट थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए सॉल्व करें, ताकि आपका क्वेश्चन आते हुए भी रॉन्ग ना हो जाए। आप सॉल्व कर पा रहे हैं, सॉल्व कर भी लिया आपने, बट फिर भी आपने आंसर रॉन्ग कर दिया। प्रेजेंस ऑफ माइंड का रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था। ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हमने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, तरह तरह के क्वेश्चन लिए हैं। तरह तरह के क्वेश्चन में मतलब हमने एक सेल्समैन के कमीशन वाला क्वेश्चन भी लिया है, हमने वोटिंग लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी लिए हैं, हमने एक एग्जामिनेशन में मार्क्स कितने % मार्क्स मिले स्टूडेंट को उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिले हैं। तो हमारी डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन हमने लिए हैं, उनको करने के कंसेप्ट समझें कि किस क्वेश्चन में हमें किस तरह का कंसेप्ट लगाना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। और उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। 2 मिनट लूँगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, आप सोच रहे होंगे कि मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। नहीं, बट मैं ऐसी रिक्वेस्ट आज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कल मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, उसमें एक टीचर इस ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे और नुकसान डिस्कस कर रहे थे। तो उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी और बहुत सही लगी। वो बात क्या थी कि ऑनलाइन क्लासेस में जनरली क्या होता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। टाइम कैसे वेस्ट होता है कि अगर 1 घंटे की आप ऑनलाइन यूट्यूब की क्लास की मैं बात करूँ, 1 घंटे की आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें काम का कंटेंट आधे घंटे का ही होता है। मतलब 50% टाइम आपका वेस्ट होता है। 50% टाइम क्या होता है कि जो टीचर होता है जो वो अपने चैनल का प्रमोशन करते हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ें, और बहुत सारी चीज़ें वो प्रमोशन करते हैं। तो उससे स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं फ्री में मिल तो रही हैं, बट ये हिडन कॉस्टिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है। हिडन कॉस्टिंग क्या, हमारा टाइम, कि अगर दिन की मैं 4 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ तो मेरे कंटेंट उसमें 2 या 3 घंटे की होता है, तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मैंने भी यही डिसाइड किया है कि मैं इस तरह के प्रमोशन में नहीं जाऊंगा और केवल क्वेश्चन और हमारे काम की बातों को रखेंगे, जिससे कि हमारे 1 घंटे की क्लास में कम से कम 50 से 60 मिनट के आपको 50 से 55 मिनट के कंटेंट तो कम से कम मिले ही मिले, आपका टाइम 5 मिनट से ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इसी नोट के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करता हूं और ये वीडियो अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।